ठीक है, 3-4 बच्चों ने मेरे से पूछा था कि भैया बबल के केस में जब बबल नीचे होता है, ठीक है, बबल जब आपका नीचे होता है, ठीक है, ये पानी के नीचे होता है बबल जब यहां पर, तो इसके ऊपर कौन सा प्रेशर लग रहा होता है पानी की सरफेस पे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भाई प्लीज बोलिए मत भाई, मतलब इस बबल के ऊपर क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लग रहा है, साथ साथ में पानी के नीचे है तो इसके ऊपर एक और प्रेशर लग रहा होगा जो पानी की वजह से वो होता है एच रो जी। क्या लगता है? और बबल के अंदर एक प्रेशर है, भाई प्लीज बोलिए नहीं कोई भी। इस बबल के ऊपर ऊपर से 2 प्रेशर लग रहे हैं, एक तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर लग रहा है और दूसरा इस पानी की वजह से प्रेशर लग रहा है जो कि क्या है? एच रो जी है। क्या है? तो इस बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना होगा? देखिए इसके बाहर कितने प्रेशर, अच्छा मैंने आपको बताया था ये बबल है, इसके बाहर प्रेशर क्या है? पी है, तो इसके अंदर प्रेशर क्या था? पी ए प्लस 4 सिग्मा अपॉन में आर, 4 सिग्मा अपॉन में, यही था ना? अरे ड्रॉप ले ले, बबल ले ले, क्या दिक्कत है? ड्रॉप होगी तो 2 सिग्मा लगा दियो, नहीं तो 4 सिग्मा। मुझे पता है कि अगर बाहर के रिस्पेक्ट में मैं बात करूंगा, अरे बाहर के एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में बात करूंगा तो एटमॉस्फेयर से इतना ज्यादा प्रेशर होगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए मैं बात कर रहा हूं भैया इस बबल के अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, बबल के अंदर। तो भैया बबल के अंदर ये क्या, ये है बबल और कहां पे है? पानी के अंदर। तो बबल के अंदर अगर पानी होता तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है? 2 सिग्मा अपॉन में आर ही होता है। क्या होता है? लेकिन अब देखिए भैया अगर मैं बोलूं बबल के अंदर कुल कितना इंटरनल प्रेशर है, तो भैया आपको पता होना चाहिए भैया कि एक तो भैया एक्सेस प्रेशर होगा जो कि क्या होगा? 2 सिग्मा अपॉन में आर, प्लस एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा पी ए, और दूसरा क्या होगा? एच रो जी होगा। क्या होगा? ये बबल के अंदर कुल इंटरनल प्रेशर है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूंगा बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर कितना है, अगर इन दोनों को हटा दिया जाए तो बबल के अंदर और एक्स्ट्रा प्रेशर कितना है, तो आपकी क्या क्या लिखोगे? 2 सिग्मा अपॉन में आर। लेकिन जो हमने कर रखा है ना उसमें था कि भैया एटमॉस्फेयर को ही केवल हटाया गया, केवल एटमॉस्फेयर के अलावा अगर आप एटमॉस्फेयर को कंसीडर ना करो तो कितना एक्सेस प्रेशर होगा, तो उस केस में क्या होगा? दिस प्लस दिस। समझ गए भैया? अगर आप एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कह रहे हो कि भैया एटमॉस्फेयर को रिस्पेक्ट में बबल के अंदर कितना प्रेशर है, तो कहोगे भैया एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, मतलब एटमॉस्फेयर के हटा करके जो बबल के अंदर कुल प्रेशर हुआ वो क्या होगा भैया? 2 सिग्मा आर और प्लस एच रो जी। लेकिन अगर आप टोटल इंटरनल प्रेशर की बात करोगे तो बबल के अंदर कुल इंटरनल प्रेशर क्या होगा? पी ए प्लस एच रो जी प्लस 2 सिग्मा अपॉन में आर। ठीक है, क्या? हाँ एयर में होता तो 4 सिग्मा अपॉन। सुन लीजिए भैया, काफी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं भाई प्लीज। कल मैंने बोला था कि अगर आपका बबल, सुन लीजिए, एक नंबर के गधे हो आप, ये बबल है, बबल के ऊपर लिक्विड प्रेशर क्या लग रहा है? एच रो जी। क्या लग रहा है? एच रो जी। एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? अगर मैं एटमॉस्फेयर को हटा दूं तो एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में, मैं बोलूं एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में इस बबल के अंदर कितना प्रेशर होगा, तो क्या बोलेगा? 2 सिग्मा अपॉन में आर प्लस एच रो जी। अगर बबल के अंदर ये क्या है? विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में बबल के अंदर इतना प्रेशर। समझ गए भैया? लेकिन अगर मैं बोलूंगा तो ये पूरे झील, ये एटमॉस्फेयर को हटा दिया जाए और इसको लिया जाए, इसके इन दोनों को एक कर दिया जाए, किसको? लिक्विड को और एटमॉस्फेयर को अगर एक कर दिया जाए, बोले इन दोनों के अलावा कितना एक्सेस प्रेशर है, तो क्या होगा भैया? 2 सिग्मा अपॉन में आर ही होगा। समझ गए भैया? तो ऐसे चीजों को इनमें यहाँ पे आपको ये ऐसे पहचानना है। ठीक है, बाकी कुल इंटरनल प्रेशर क्या होगा तो आपको पता ही लग गया होगा। इसके अंदर बबल के अंदर कुल इंटरनल प्रेशर क्या होगा? ठीक है, अगर कुल इंटरनल प्रेशर, लेकिन अगर आप बोलोगे एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में कितना इंटरनल होगा, तो केवल एटमॉस्फेयर हटा दोगे और ये फिर बोलोगे भैया एटमॉस्फेयर और पानी के रिस्पेक्ट में कितना वो क्या होगा? एक्सेस प्रेशर, तो आप केवल इसको लिखो। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, ये चीजें बदलती रहती है, एक्सेस प्रेशर वाली वैल्यू जो बुक में लिख रखा है वो केवल एटमॉस्फेयर हटाया गया है, एटमॉस्फेयर के अलावा उसके अंदर कितना एक्सेस प्रेशर है, तो आप बोलोगे एच रो जी प्लस
2 सिग्मा अपॉन में आर। समझ गया? तो इस चीज को ध्यान रखना, कई बच्चों को कंफ्यूजन थी तो मैंने शायद अब रिमूव कर दिया, कई बच्चों की दूर होगी तकलीफ है। कंसेप्ट यही पुराना वाला, बबल इन एयर, बबल इन एयर। अगर एयर के अंदर बबल है तो ये होगा मामला, और बबल इन वाटर ये होगा मामला। ठीक है भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। बकवासबाजी करने से बढ़िया कि थोड़ा दिमाग लगा के पढ़ ही लिया जाए। ठीक है, कोई फायदा नहीं है बकवासबाजी का। ठीक है, आगे बढ़ू तो मैं इसको हटा ही रहा हूं, इसके नहीं मिलेगी। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? आज का टॉपिक जो है आपका वो एंगल ऑफ कांटेक्ट। ठीक है भाई, देखिए हमने 2 तरह के लिक्विड, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हमारे पास 2 तरह के लिक्विड है। एक लिक्विड होता है जो कि जमीन पे पड़ने के बाद भी ऐसा गोल बना रहता है, जैसे मरकरी हो गया, और एक लिक्विड होता है जो जमीन पे पड़ने के साथ ही क्या होता है, फ्लैट हो जाता है। क्या होता है? फ्लैट हो जाता है। ऐसे लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, और कोहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। लेकिन ऐसे लिक्विड जो फ्लैट नहीं होते, इनका कोहेसिव नेचर क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि जमीन से चिपक नहीं रहे, और इनका एडहेसिव नेचर क्या होगा? कम। ठीक है, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है क्या? तो भैया देखिए, एक टेंजेंट यहां पे खींचिए। ये टेंजेंट कौन सी है? जो लिक्विड एयर को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? देखो ये टेंजेंट कहां जा रही है? लिक्विड से भी जा रही है और ऊपर की एयर से भी जा रही है। और एक टेंजेंट ये है जो कि क्या है? लिक्विड सॉलिड को टच कर रही है। किसको टच कर रही है? ऊपर इसके लिक्विड है, नीचे क्या है? इस टेंजेंट के ऊपर क्या है? ऊपर एयर है, नीचे। तो भैया इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या कहते हैं? तो इट इज द एंगल इन बिटवीन टेंजेंट टू द लिक्विड सॉलिड सरफेस और टेंजेंट टू द लिक्विड एयर सरफेस। अच्छा देखो यहां पर देखिए, ये कौन सी टेंजेंट है? लिक्विड, अब लिक्विड और सॉलिड यहां पर है। ठीक है, टेंजेंट लिक्विड सॉलिड, और ये कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट लिक्विड एयर। ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट भी है, इसे भी एंगल ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। तो हमारे पास 2 तरह के लिक्विड होते हैं जिनके अंदर कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है और एडहेसिव नेचर कम होता है। उनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूज। क्या होता है? ऑब्ट्यूज। ठीक है, और ऐसे लिक्विड होते हैं जो जमीन के साथ पूरे चिपक जाते हैं, जिनके अंदर एडहेसिव नेचर ज्यादा होता है, कोहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। उनका जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है वो क्या होता है? एक्यूट। एक्यूट होता है। समझ गया भाई? तो हमारे पास ये 2 तरह के लिक्विड है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। ठीक है भैया, लिखा हुआ द लिक्विड इज द लिक्विड इज यूजुअली कर्व। लिक्विड क्या होता है भैया? यूजुअली कर्व होता है व्हेन इट इज इन कांटेक्ट विद द सॉलिड। जब सॉलिड के साथ क्या होता है भैया? कांटेक्ट में आ जाता है। इन पर्टिकुलर शेप दैट इट टेक्स डिपेंड्स ऑन द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ कोहेसिव एंड एडहेसिव नेचर। कह रहा भैया उसकी जो शेप होगी ना वो इस बात पर डिपेंड करेगी कि वो किस नेचर का है, एडहेसिव नेचर ज्यादा है या कोहेसिव नेचर ज्यादा। जैसे इसके अंदर कोहेसिव नेचर क्या है? ज्यादा है, तो उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल, और इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? ऑब्ट्यूज। ठीक है, और इसकी सरफेस कैसी होगी? देखिए इसकी सरफेस क्या भैया? ऐसी है, चिपका हुआ है। इसका एडहेसिव नेचर क्या है? ज्यादा है, जमीन के साथ क्या हुआ? चिपक गया, तो इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? एक्यूट होगा। क्या होगा? एक्यूट। जैसे भैया मैंने बोला कि यहाँ पर एडहेसिव नेचर कोहेसिव नेचर से क्या है भैया? ज्यादा है। तो ऐसे लिक्विड जो अगर कंटेनर में रखे जाएंगे ना तो थोड़ा सा ऊपर की तरफ राइज कर जाते हैं। कहाँ राइज कर जाते हैं? तो ये टेंजेंट कौन सी है भैया? ये टेंजेंट जो है वो लिक्विड और एयर को टच कर रही है। टेंजेंट कहां कर रही है? और ये टेंजेंट कौन सी है? जो लिक्विड और सॉलिड को टच कर रही है। इनके बीच का जो एंगल है उसे क्या कहते हैं भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसमें क्या है भैया? एडहेसिव नेचर ज्यादा और कोहेसिव नेचर क्या है भैया? आपका कम। एंगल क्या है? एक्यूट है। और ये जो मेनिस्कस ऊपर की जो शेप होती है इसको हम मेनिस्कस कहते हैं। तो कैसे दिख रहा है ऊपर से? ऊपर से अगर कोई बंदा देखेगा इसको तो उसको ये कैसा दिखेगा? कॉनकेव शेप का। कैसा दिख रहा है? कॉनकेव शेप का। ठीक है भैया, तो मेनिस्कस क्या होता है? इसे जो टॉप की सरफेस होती है लिक्विड की उसी को हम कहते हैं मेनिस्कस। और किस शेप की है? कॉनकेव नेचर की। कैसी है? कॉनकेव नेचर की। कोई दिक्कत तो नहीं है? हटा दूं? ठीक है, हाँ बोल। टी कॉस थीटा तो लिखा ही नहीं मैंने। अब वो सॉलिड लिक्विड लिख रहे हैं यार, कोई दिक्कत नहीं, सही लिखा है मैंने। और लिक्विड सॉलिड, लिक्विड एयर। हाँ अब वो मैंने लिखवा रखा है लिक्विड सरफेस, तो उसने लिख दिया LS। ठीक है, लिक्विड सरफेस एक टेंजेंट है। हाँ, और एक ये
आपको ये जगह समझ में आ रहा तो यहां से लिख देना डायग्राम, क्या दिक्कत है? ठीक है, समझ गया? चलो भैया समझ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अब ऐसे भी लिक्विड होते हैं जो कंटेनर में रखे जाने के बाद इस तरीके का मेनिस्कस बनाते हैं, ऐसा ऊपर की तरफ उठा हुआ। ठीक है। अब ऐसे लिक्विड कभी भी कंटेनर की वॉल को वेट नहीं करते, मतलब इनका एडहेसिव नेचर क्या होता है? कम होता है। कोहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है। ठीक है। तो एक टेंजेंट ये किसको टच कर रही है भैया? लिक्विड एयर को। और ये टेंजेंट किसको टच कर रही है? लिक्विड सॉलिड को। ठीक है। और इनके बीच का एंगल क्या हो गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। और ये क्या है भैया? ऑब्ट्यूज है। क्या है ये? तो ऐसे लिक्विड जिनके अंदर भैया एडहेसिव नेचर कम होता है, कोहेसिव नेचर क्या होता है? ज्यादा होता है, वो कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनाते हैं। ऊपर से कॉन्वेक्स दिखेगा आपको। ठीक है भैया। और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है इनका? ऑब्ट्यूज होता है। समझ गए? ठीक है। कुछ ऐसे भी लिक्विड होते हैं जिनका मेनिस्कस बिल्कुल फ्लैट होता है। ठीक है। कुछ ऐसे मेनिस्कस होते हैं, क्या बनी जा रही है क्या? कुछ ऐसे भी मेनिस्कस होते हैं जिनका ले पीले पानी। मैं बोला पानी क्लियर होगा ना उसका, मैंने वो बता। ठीक है। ऐसे भी मेनिस्कस होते हैं, ध्यान दीजिए, जिनका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? एकदम फ्लैट होता है। क्या होता है? ये कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट लिक्विड एयर। और ये कौन सी टेंजेंट है? टेंजेंट सॉलिड लिक्विड। इनके बीच का एंगल क्या है भैया? 90 डिग्री। ठीक है। एडहेसिव और कोहेसिव दोनों नेचर क्या होता है ऐसे लिक्विड का? बराबर होता है। थीटा क्या होता है? 90 डिग्री। मेनिस्कस कैसा होता है? प्लेन होता है। ठीक है भैया। यहां पर कुछ बातें की गई है। ठीक है। जैसे आपको बताऊं, पानी का बिहेवियर अलग अलग सरफेस के साथ क्या होता है? अलग अलग होता है। इससे बात करूं भैया, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज डिफाइंड एज द, वही जो एंगल बता रखा है, टेंजेंट टू दी लिक्विड सरफेस। लिक्विड सरफेस के ऊपर टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पर लिक्विड पड़ा हुआ है। ये लिक्विड, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, यहां से आपको टेंजेंट खींचनी है। किस पे है टेंजेंट? लिक्विड सरफेस पे। और ये किस पे टेंजेंट है? सॉलिड सरफेस पे। इनके बीच का एंगल क्या होता है भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझ गया भैया? ध्यान दो यार, इधर मेरी बात पे ध्यान नहीं करन तेरा, जूते से मारूंगा ही आ गया तो। ठीक है। अब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। कई सारे फैक्टर्स पे आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट डिपेंड करता है, जैसे भी यहां पर बताया गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है। पहला भैया, नेचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड इन कांटेक्ट। जैसे मैं बात करूं भैया, अभी एग्जांपल दे रखा है मैंने, पानी का एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? अगर मैं बात करूं एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर सरफेस एंड ग्लास सरफेस होगा, यहां पर क्या होगा? ग्लास सरफेस का एंगल ऑफ कांटेक्ट वाटर के साथ क्या होता है? 8 डिग्री होता है। क्या होता है? ये ग्लास सरफेस एकदम क्लीन होगी तब 8 डिग्री होगा। अगर ग्लास सरफेस ऑयली होगी तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। तो मतलब किस टाइप की सरफेस आपस में कांटेक्ट में है, उस पर भी आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? डिपेंड करता है। समझ गया? जैसे मैं पानी को मिट्टी के बर्तन में रखूं तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? 90 डिग्री का आता है। क्या आता है? लेकिन वही अगर पानी जो है, अगर मैं ग्लास में रखूं तो वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? चेंज हो जाएगा। या फिर मैं कहीं और रखूं, समझ गए भैया, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? बदलता रहता है। समझ गए? तो इसलिए ये डिपेंड करता है। दूसरा कह रहा है भैया, सफाई कैसी है? अभी ग्लास ऑयली है, मतलब सफाई नहीं है उसकी अच्छे से, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? बढ़ जाएगा, क्योंकि चिपकता नहीं है। चिपकता कौन सा नहीं है? जिसका कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है। और जो कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है तो उसका कैसा मेनिस्कस होता है? कॉन्वेक्स। और एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? ऑब्ट्यूज होता है। लेकिन अगर मैं साफ सुथरे ग्लास में रख दूं तो वो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि वो चिपकेगा इन दीवार के साथ। ठीक है। मतलब दोनों नेचर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। चिपक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब हम अगर सरफेस को साफ कर दे तो क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? चेंज हो जाता है। ठीक है। अगला कह रहा है मीडियम। अब मैं बात करूं, अगर मैं पानी की ड्रॉप को कहां स्पेस में रखूं, पानी की ड्रॉप को स्पेस में, कैसी शेप रहेगी उसकी? गोल। कैसी रहेगी? और उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा, ऑब्ट्यूज होगा। ठीक है। लेकिन अगर मैं उसी पानी की ड्रॉप को कहां रख दूं भैया? जमीन पर या एटमोस्फेयर के अंदर, तो थोड़ी फ्लैट हो जाती है, यानी एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? कम हो जाता है।
समझ गए भैया कि बाहर के मीडियम पर भी डिपेंड करता है। अगला कह रहा है भैया टेम्परेचर। टेम्परेचर देखिए भैया, आपको मैंने बताया भैया कि कोई चीज साफ नहीं हो रही होती है तो पानी गर्मा लो, वो साफ हो जाती है ना। पानी गर्म करके कोई चीज साफ करते हो तो साफ हो जाती है, लेकिन पानी ठंडे पानी से नहीं साफ होती। रीजन क्या है? क्योंकि ठंडा पानी क्या होता है, उस एडेसिव नेचर क्या होता है उसका कम होता है, कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा। अब जहां कोहेसिव नेचर ज्यादा होता है, एडेसिव नेचर कम होता है, तो वहां पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या होता है, बड़ा आता है। लेकिन अगर जैसे आप पानी को गर्म करोगे तो उसका एडेसिव नेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, कोहेसिव नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट भी क्या हो गया, कम हो गया। समझ गए? तो ये ध्यान रखना कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल रखे हैं। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर द ग्लास सरफेस और वाटर कितना होता है भैया, 8 डिग्री का। मरकरी का कितना होता है भैया, 138 का। मतलब इसके अंदर कोहेसिव नेचर बहुत ज्यादा होता है, एडेसिव नेचर क्या होता है, बहुत कम होता है। और सिल्वर के अंदर अगर आप पानी रख दोगे, सिल्वर ग्लास के अंदर पानी रख दोगे तो भैया सिल्वर ग्लास होता है, अब चांदी का ग्लास हुआ, ठीक है, उसमें एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री आता है। समझ गया भाई? हाँ, ये सब बातें अभी मत करिए, घटेगा, ऑब्वियस सी बात है। देखिए भैया अगला टॉपिक है बेटा कैपिलरिटी। क्या है, कैपिलरिटी, ठीक है। अब कैपिलरिटी आता है, टेम्परेचर घटने पर कोहेसिव नेचर बढ़ता है, ध्यान रखना, क्योंकि मॉलिक्यूल क्या होते हैं, पास पास आ जाते हैं, खुद के साथ अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो कोहेसिव नेचर क्या होता है, बढ़ जाता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, बढ़ जाएगा। एडेसिव नेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। अब देखिए भैया कैपिलरिटी क्या होता है, सुन लीजिए भैया। पहले कैपिलरी ट्यूब क्या होती है, तो एक ट्यूब जो कांच की बनी हो और दोनों एंड से उसके क्या हो भैया, ओपन हो, और उसके अंदर जो होल हो बहुत फाइन हो, बहुत फाइन मतलब बाल बराबर, इतना पतला होल हो, तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये साफ साफ लिखा हुआ है, लैटिन वर्ड कैपिला मींस हेयर। क्या होता है भैया, हेयर। अ ट्यूब विद वेरी फाइन हेयर, ठीक है, बोर इज कॉल्ड कैपिलरी ट्यूब। क्या कहते हैं उसे भैया, जिसके अंदर बहुत फाइन होल होता है, उसे हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। अगर ऐसी कैपिलरी ट्यूब को आप वाटर के अंदर रखोगे तो पानी क्या होगा, ये रखा, पानी क्या होगा, राइज कर गया। और ऐसे ट्यूब को अगर आप मरकरी के अंदर रखोगे तो मरकरी क्या होता है, फॉल कर जाता है। मरकरी का लेवल एक्चुअल लेवल से क्या होता है, नीचे गिर जाता है। इसी एक्शन को हम क्या कहते हैं भैया, कैपिलरिटी। क्या कहते हैं इसे, लिक्विड का कैपिलरी ट्यूब में एक्चुअल लेवल से राइज करना या फॉल करना, क्या कहलाता है भैया, कैपिलरिटी। अब दो तरह के लिक्विड होते हैं, एक एडेसिव होता है, एक कोहेसिव होता है। जो एडेसिव होता है कंटेनर की वॉल से चिपक करके क्या होता है, राइज कर जाता है, वो राइज करेगा। लेकिन एक लिक्विड होता है जो कंटेनर की वॉल से चिपकता नहीं है, दूर भागता है, मरकरी, वो हमेशा उसका लेवल क्या होता है, डाउन कर जाता है। अभी आगे देखेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है, सुन लीजिए, अगर आपका कोहेसिव नेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड क्या करेगा, फॉल करेगा, और अगर आपका एडेसिव नेचर ज्यादा होगा तो लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा। इस चीज को ध्यान रखना। समझ गया? इस बच्चे ने बहुत अच्छा बना रखा है, ऐसे लिखा था वैसे लिख दिया इसने, ठीक है। थोड़ी बहुत कमी तो आई जाती है, नोट्स ऐसी होने चाहिए ताकि पढ़ने में मजा आए। जल्दी बोल। जो कोहेसिव नेचर का होता है कंटेनर की वॉल से नहीं चिपकता, कंटेनर की वॉल से नहीं चिपकेगा तो उसका लेवल क्या होगा, डाउन कर जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसके अंदर एडेसिव नेचर ज्यादा होता है, कंटेनर की वॉल से चिपकेगा, वो राइज कर जाएगा। ध्यान दीजिए भैया। अगला आ रहा भैया एग्जांपल ऑफ कैपिलरिटी। क्या है भैया, पहला भैया ब्लोटिंग पेपर। ब्लोटिंग पेपर मतलब आप नॉर्मली टिश्यू पेपर भी समझ सकते हो। ये एक ऐसा पेपर होता है जो बड़ा कोरस टाइप का होता है, मोटा होता है, ठीक है भैया। जैसे इसको पानी वगैरह को ऊपर रखा जाता है, पानी को क्या करता है, खींच लेता है। अब खींचता कहां पे, तो उसमें पेपर के अंदर बहुत छोटे छोटे क्या होते हैं, होल्स होते हैं। और होल्स कैसा काम करते हैं, कैपिलरिटी का। क्या करते हैं, वाटर का एडेसिव नेचर उस पेपर के साथ क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। पानी उसके एडेसिव नेचर ज्यादा होने की वजह से क्या होता है, उसके पोर से ऊपर चढ़ जाता है और जमीन क्या होती है, सूख हो जाती है, ठीक भैया। अगला क्या भैया, गांव में पहले, अब तो शायद वहां पे गांव में भी नहीं होता, ठीक है, चिमनी में आई जाती थी ऐसे उसमें कांच की बोतल में, ठीक है। कांच की बोतल में पेट्रोल और डीजल डाल दिया जाता था, सॉरी मिट्टी का तेल, और एक बत्ती डाल दी जाती थी, बत्ती जलाई जाती थी तो वो जलता था। तो किस वजह से, कैपिलरी एक्शन से, क्योंकि ऑयल का जो एडेसिव नेचर होता है कपड़े के साथ क्या होता है, काफी ज्यादा होता है। तो एडेसिव नेचर ज्यादा होने की वजह से कपड़े को पकड़ के क्या होता है, ऊपर चढ़ जाता है और वहां तक पहुंच जाता है, और वो क्या होता है, जलता है, ठीक है। सुन लीजिए, तौलिया जो होती है, टॉवल क्या होती है, टॉवल जो होती है वो काफी मोटे कपड़े की बनाई जाती है। मोटा कपड़ा मतलब कोरस क्लॉथ, क्या होता है, ठीक है। कोरस क्लॉथ इससे इसलिए बनाई जाती है क्योंकि उसकी कैपिलरिटी क्या होती है, काफी ज्यादा होती है। अब जैसे हम नहा के आते हैं उस टॉवल को लगाते हैं तो वो क्या करता है, कैपिलरिटी ज्यादा होने की वजह से एब्जॉर्ब कर लेता है, आपकी बॉडी क्या होती है, सूख जाती है।
हल चलाने से पहले खेत की क्या करते हैं, गुड़ाई की जाती है। ठीक है भैया, तो इससे क्या होता है कि भैया जब हल चलता है तो इससे मट्टी क्या होती है, ऊपर आती है और मट्टी के नीचे छोटे छोटे पोर्स बन जाते हैं। अब पोर्स बनने की वजह से उसकी कैपिलरिटी क्या होती है, ज्यादा आती है, इससे पानी क्या होती है, सोख लेती है और काफी दिन तक नमी उसके अंदर बरकरार रहती है। समझ गए भैया, ये फिजिक्स का मतलब यही है भाई, देश घर गृहस्थी वाली बातें, पंचायत नहीं होती, घर गृहस्थी वाली बातें होती है सब। ये आपकी लाइफ से पूरी रिलेट करती है। देखिए भैया सुन लीजिए, अगला भैया राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब, जिसे कहते हैं एसेंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, ठीक है, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब। आपने देखा भैया कि लिक्विड के अंदर जब मैं कैपिलरी ट्यूब को डाल देता हूं और लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा होता है, तो इस एडहेसिव नेचर ज्यादा होने की वजह से लिक्विड क्या करता है, वो ट्यूब के ऊपर क्या होता है, राइज कर जाता है। कितना राइज करता है, तो मैंने मान लिया कितना राइज करता है, एच। कितना राइज करता है, राइज करने वाले लिक्विड का एडहेसिव नेचर क्या होता है, ज्यादा, फॉल करने वाले का कोहेसिव नेचर ज्यादा। ऐसा बोलो ना। कह रहा भैया कंसीडर अ कैपिलरी ट्यूब, क्या है भैया, कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस क्या है, आर है, डिप्ड इन अ लिक्विड ऑफ सरफेस टेंशन सिग्मा और डेंसिटी क्या है भैया, रो। भैया सपोज द लिक्विड वेट्स द साइड, अगर साइड वो जो आपकी कैपिलरी ट्यूब है उसकी साइड को ये वेट कर रहा है, तो इसका मतलब उसका एडहेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा, और कोहेसिव नेचर क्या होगा, कम। तो इसकी वजह से क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, राइज कर जाता है। क्या कर जाता है, तो कितना राइज हुआ, सुन लीजिए, कितना ऊपर राइज हुआ इसको एच कहते हैं, और इसी का जो फॉर्मूला होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एसेंट फॉर्मूला। क्या कहते हैं इसे, डेरिवेशन करने जा रहे हैं इसकी, ध्यान रखना, ठीक है, बहुत बढ़िया डेरिवेशन है, एसेंट फॉर्मूला। पेपर में आने की संभावना 80% के आसपास है। ठीक है, मैं जैसे कर रहा हूं, बड़ा क्लियर लॉजिक है उसका, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, इसमें बुक में जैसे कर रखा है उसका लॉजिक थोड़ा सा ना हो सकता है आपको अटपटा सा लगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं कर रहा हूं बड़ा सिंपल है। आपको पता है भैया, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक रस्सी है, रस्सी की कुछ कुछ दूरी पर क्या होता है, ईंटें बधी हुई है। आप किसी पर्टिकुलर एक बिल्डिंग से खींच रहे हो उस रस्सी, तो पहले एक ईंट आएगी, अगर आपके द्वारा ऊपर लगाया गया फोर्स क्या होगा, ईंट के वजन से ज्यादा होगा, तो दूसरी ईंट भी आएगी, तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट। लेकिन एक ऐसी लिमिट आएगी जब ईंट का वजन और आपके द्वारा लगाया गया ऊपर की तरफ फोर्स, दोनों की वैल्यू क्या होगी, सेम हो जाएगी, तो आप आगे ईंट को खींच नहीं कर सकते और ईंटें नहीं उठा सकते। समझ गए, बिल्कुल सेम इसी कंसेप्ट पे काम करता है ये कैपिलरिटी। ठीक है भैया, मैंने कहा भैया ये इतना ऊपर गया, कितना ऊपर गया, एच, कितना ऊपर गया, यहां पर मैं बता दूं आपको, आर क्या, रेडियस ऑफ ट्यूब लिखा है इसने कि नहीं लिखा, नहीं लिखा, लिख लेना, बता देता हूं मैं। आर यहां पर क्या भैया, रेडियस ऑफ ट्यूब की रेडियस क्या है, आर। कैपिटल आर क्या है भैया, रेडियस ऑफ मेनिस्कस। अभी आपको ये साथ ज्यादा अच्छे से नहीं आएगा, रेडियस ऑफ मेनिस्कस, मेनिस्कस की रेडियस क्या है भैया, आर। ठीक है, सिग्मा क्या है भैया, सरफेस टेंशन, और रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये उस लिक्विड की डेंसिटी जो राइज कर रहा है इसको। ठीक है भैया, अब देखिए, अगर मान लीजिए ये एच हाइट तक जाकर के रुक गया, एच हाइट तक चढ़ करके रुक गया, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम ऑफ लिक्विड राइजेस इन कैपिलरी ट्यूब, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ लिक्विड सिलेंडर, ये जो भैया यहां से यहां तक का ये लिक्विड ये सिलेंडर ही तो होगा, क्योंकि ये तो कैसी है, गोल, तो इसके अंदर भी जो लिक्विड होगा वो भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ये पाई आर स्क्वायर में आर क्या है, आपको पता इतनी रेडियस किसकी होगी, जो लिक्विड का सिलेंडर बना हुआ है, जो लिक्विड का सिलेंडर इसके अंदर बना हुआ है उसकी रेडियस भी क्या होगी, ट्यूब की रेडियस के बराबर होगी, और उसकी हाइट कितनी होगी, एच, जितना वो राइज किया हुआ है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, हम इतने लिक्विड की बात करें, यहां से यहां तक की लिक्विड। ठीक है भैया, चलो इतने लिक्विड की बात करें, और इतने लिक्विड का वॉल्यूम आ गया पाई आर स्क्वायर एच।
अब अपने को पता भी है इस लिक्विड का कुछ मास होगा। मास क्या होता है? वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी। तो मास ऑफ लिक्विड जो कि राइज हुआ है वो क्या? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। डेंसिटी कितनी भैया? रो है, तो इतना मास हो गया जो लिक्विड राइज हुआ। अब लिक्विड इतना राइज हुआ, इसका मास है, तो इसके पास क्या होगा भैया? वेट भी होगा। क्या होगा? वेट। वेट निकालने के लिए क्या करो? इस मास में जी की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है? इसमें जी की मल्टीप्लाई कर दो। हमने क्या किया? जी की मल्टीप्लाई कर दो। ये देखिए जी की मल्टीप्लाई कर दी। ये देखो मास और वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हुआ है, ठीक है, जो राइज हुआ है, जो राइज हुआ है, अब क्या बात कर रहा है मोटे? क्या पंचायत चल रही तेरी? आवाज तेरी आ रही है, 100 बंदों के बीच में पहचान लूंगा, बहुत मारूंगा इसको मैं कुंडीर, ठीक है? ठीक है, तो मास इंटू में जी क्या होगा? मास एम इंटू में जी क्या होगा? वेट। कौन से लिक्विड का वेट? जो राइज हुआ है, तो उसका वेट क्या हो गया? ये आ गया पाई आर स्क्वायर एच रो इंटू में जी। ये कहां लगता है भैया? डाउनवर्ड है। क्या ये? वेट तो नीचे लगता है। चलो भैया, इसको किसी ने ऊपर चढ़ाया होगा। किसने चढ़ाया होगा? अपवर्ड फोर्स ने। किसने चढ़ाया होगा? कुछ भी बोल रहा है बियॉन्सी। देखिए भैया, मैंने ये जो लिक्विड लिया उसका एडहेसिव नेचर क्या है? ज्यादा है, ठीक है भैया? इसको ऊपर चढ़ाने वाला जो फोर्स होगा उस फोर्स की वैल्यू निकालते चलो, ठीक है? तो सबसे पहले देखिए भैया, जो इसके ऊपर की तरफ मेनिस्कस बन रहा है वो कैसा बनेगा? कनकेव। कैसा बनेगा? ये मेनिस्कस कहां बना भैया? देख लीजिए, सुन लीजिए। ये मेनिस्कस बना भी है जो टॉप में लिक्विड चढ़ा है ना, ऐसे करके, ऐसे। तो ऊपर से आपको ऐसा दिखेगा, कटोरे ऐसा। कैसे दिखेगा? कटोरे जैसा, ठीक है? अब ये कटोरे जैसा दिख रहा है क्योंकि ऊपर ऊपर से हम देख रहे हैं इसको। अभी साइड से देखेगा, ऐसे दिखेगा, तो ये कटोरे जैसे दिखेगा आपको, ठीक है भैया? सुन लीजिए, ठीक है? ये चिपक चिपक के चल रहा है, लेकिन ये सुन लीजिए, ये जब तक राइज करता है, जब तक ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ लिक्विड के वेट के क्या हो जाए? बराबर ना हो जाए। जैसे ही ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स लिक्विड के वेट के बराबर होगा, इसका राइज करना क्या होगा? बंद हो जाएगा। वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होगी। समझ गए? अब देखिए क्या होगा, सुन लीजिए। हाँ, नहीं, फोर्स कम नहीं होता, फोर्स उतना ही रहता है, लेकिन ऊपर जाते जाते नीचे का वेट बढ़ता रहता है। जब लिक्विड राइज करेगा तो उसका वेट बढ़ेगा, और ऊपर खींचने वाला फोर्स उसको लगातार खींच रहा है। कब तक खींचेगा? जब तक ऊपर लगने वाला फोर्स के बराबर नीचे लिक्विड का वेट के बराबर ना हो जाए। लिक्विड के वेट के बराबर ना हो जाए। और जतिन मिलकर जाइए अभी 5 मिनट बाद, ठीक है? समझ गए? तब देखिए, समझ गए? तो ये लिक्विड जब तक राइज करेगा, जब तक वो लिक्विड राइज हुआ है उसका वेट और ऊपर लगने वाला फोर्स क्या हो जाए? दोनों बराबर ना हो जाए। तो हमने नीचे लगने वाला फोर्स तो निकाल लिया, ऊपर लगने वाला फोर्स निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? अब देखिए क्या होता है। तो हम जानते हैं ये सरफेस टेंशन कुछ इस तरीके से लगता है। क्या है ये? सिग्मा। क्या है? देखो, सरफेस टेंशन सरफेस पे ही लगता है ना, तो इस लिक्विड जो मेनिस्कस है वो कुछ अंदर की तरफ होगा ऐसे करके, तो उसकी सरफेस क्या होगी? ऐसी होगी। सरफेस ऐसी है ना उसकी, अंदर की तरफ करके। तो जो आपका वो सरफेस टेंशन होगा कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ लगेगा। और आपको पता है ये क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होता है? एक टेंजेंट कहां पे खींचते हो आप? सरफेस पर। एक टेंजेंट कहां खींचते हो भैया? सरफेस पर। और एक टेंजेंट कहां खींचते हो? लिक्विड सॉलिड सरफेस पर। तो ये जो हो गया, ये क्या हो गया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। ये फोर्स कहां लग रहा है? देखिए, सरफेस टेंशन इधर है, सुन लीजिए, सरफेस टेंशन इधर है, तो इधर लगेगा फोर्स, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? ऊपर भी जाएगा। तो ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो मैंने ये एफ बोला, ठीक है? ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, तो ये क्या होगा? ये भी सिग्मा होगा। मैं माइनस साइन नहीं लगा रहा, ठीक है भैया, क्योंकि जरूरत नहीं है इसमें। तो ये क्या होगा? ये थीटा है, तो ये भी क्या होगा? थीटा। तो इसको रिजोल्व करें, क्या होगा? सिग्मा, और ये क्या होगा? सिग्मा साइन थीटा। आप ध्यान समझिएगा, कटोरा ऐसे है, जो ऊपर से दिख रहा है ना, जो मेनिस्कस बना हुआ है वो कटोरे शेप का है। कैसा है? अब कटोरे शेप का है ऐसा, ये जो ऊपर मेनिस्कस बना हुआ है उसमें हम देख रहे हैं भैया, आपका जो ये है क्या है? सरफेस टेंशन। क्या है ये क्या है भैया? एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या है ये क्या होगा? सिग्मा कॉस थीटा, और ये क्या होगा? सिग्मा साइन थीटा। अब आपको अगर मैं बोलूं तो इधर भी सरफेस टेंशन ऐसी लगेगा, सुन लीजिए, इधर भी सरफेस टेंशन ऐसी लगेगा। ये क्या होगा? एंगल ऑफ
कांटेक्ट, ये क्या होगा सिग्मा, और ये क्या होगा सिग्मा साइन थीटा। हम देख रहे हैं सिग्मा साइन थीटा क्या हो रहा है, कैंसिल कर दे रहे हैं। जो ऊपर से मेनिस्कस बना ना वो कुछ इस शेप का बना है, इस पार्ट का सिग्मा साइन थीटा इस पार्ट का सिग्मा साइन थीटा को कैंसिल कर देगा। हाँ, इसके नीचे पानी है पूरा, क्या पे, यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ भी नहीं है, एक कटोरा बन गया। तो ये दोनों अपवर्ड फोर्स आ सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए, यहीं पे समझने वाली बात है। देखिए बेटा, तो अभी क्या हुआ, ठीक है, अभी क्या हुआ कि मुझे पता है ये वाला कंपोनेंट इसको क्या करेगा, कैंसिल आउट कर देगा। ध्यान दीजिएगा, आपको बता दूं कि ऐसा यहां पर और यहां पर ही नहीं होता, ये पूरे कंटेनर के हर एक पॉइंट पर होता है। समझ गए? हर बार सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर जाएगा। हर पॉइंट पर सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा, यहां पर भी सिग्मा कॉस थीटा ऊपर आएगा, यहां पर भी सिग्मा कॉस थीटा क्या होगा, ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ का सिग्मा साइन थीटा यहाँ के सिग्मा साइन थीटा से अपोजिट रहेगा, यहाँ का सिग्मा साइन थीटा यहाँ के सिग्मा साइन थीटा से अपोजिट रहेगा। यानी सारे सिग्मा साइन थीटा क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। कौन बच रहा है हर बार, सिग्मा कॉस थीटा, क्योंकि सबकी डायरेक्शन क्या है भैया, ऊपर है। क्या है, आपको पता है भैया, फोर्स जो होता है, सरफेस टेंशन जो होता है, सरफेस टेंशन फोर्स अपॉन में लेंथ होता है, याद है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज नोन एज सरफेस टेंशन। तो फोर्स क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू में एल। ये पता है सिग्मा क्या है, सरफेस टेंशन, और ये एल क्या है, उस लेंथ जहां पर ये सरफेस टेंशन लग रहा है। ये कौन सी लेंथ है, जिसके अलॉन्ग ये सिग्मा लग रहा है। अब देखिए भैया ध्यान दीजिए, भाई इससे बने तो डिलीट ही कर दूं, ठीक है। देखिए भैया अभी क्या हुआ, हम देख रहे हैं भैया, ये केवल हम इसको कंसीडर कर रहे हैं जो ऊपर की तरफ लग रहा है, सिग्मा कॉस थीटा, सिग्मा सिग्मा को, अबे साइन थीटा वाले सब कैंसिल हो गए, समझ गया, साइन थीटा बोलना ही नहीं अपने को। सिग्मा सिग्मा हर जगह पर सिग्मा कॉस थीटा ही लग रहा है। अच्छा कितनी लेंथ पे लग रहा होगा, तो इस पूरे कटोरे के सरकमफेरेंस पे लग रहा होगा। कौन सा कटोरा, मेनिस्कस वाला कटोरा, इस मेनिस्कस के कटोरे के सरकमफेरेंस पे लग रहा है। सरकमफेरेंस क्या होता है, 2 पाई आर, क्या होता है। अच्छा इस कटोरे का सरकमफेरेंस क्या होगा, ट्यूब का सरकमफेरेंस, क्योंकि ट्यूब के अंदर बना हुआ। तो भैया कुल जो फोर्स लग रहा होगा, फोर्स क्या होता है भैया, सिग्मा इंटू में लेंथ। तो सिग्मा कौन सा है भैया, सिग्मा कॉस थीटा, और लेंथ कितनी है इस कटोरे का, सरकमफेरेंस। अबे इस कटोरे के सरकमफेरेंस पे लग रहा क्या होगा, 2 पाई आर। तो भैया अपवर्ड फोर्स हमारा आ गया, ये क्या है भैया, अपवर्ड फोर्स, सिग्मा कॉस थीटा 2 पाई आर, ये क्या हो गया भैया आपका अपवर्ड फोर्स। बस एट इक्विलिब्रियम कंडीशन अपवर्ड फोर्स बराबर में डाउनवर्ड फोर्स। अपवर्ड कौन सा है भैया, सिग्मा कॉस थीटा इंटू में 2 पाई आर, और डाउनवर्ड फोर्स कौन सा है, वेट ऑफ लिक्विड जो राइज हुआ है उसका वेट। तब क्या करेंगे, दोनों को हमने क्या किया, बराबर कर दिया। फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन जो कि कहां लग रहा है भैया, अपवर्ड डायरेक्शन में, उसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा, और जिसके अलोंग ये लग रहा है सिग्मा, जिसके अलोंग ये लग रहा है वो लेंथ लेनी है। तो सिग्मा सरफेस टेंशन क्या भैया, सिग्मा कॉस थीटा, और किसके अलोंग लग रहा है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या भैया, सरकमफेरेंस ऑफ ट्यूब या सरकमफेरेंस ऑफ मेनिस्कस, एक ही है, ठीक है भैया, ध्यान दीजिए भैया। तो ये क्या हुआ, डाउनवर्ड फोर्स हो गया। इफ कॉलम ऑफ लिक्विड इज इन इक्विलिब्रियम, जो कॉलम ऑफ लिक्विड है वो किसमें है, इक्विलिब्रियम में, मतलब ना तो ऊपर जा रहा है ना, तो इसका मतलब अपवर्ड फोर्स बराबर में, अपवर्ड फोर्स बराबर में, अपवर्ड फोर्स क्या रखा है, ये डाउनवर्ड फोर्स क्या रखा है, काटा पीटी कर दिया तो हमारा ये आ गया, पाई से पाई कैंसिल, एक आर से एक आर स्क्वायर कैंसिल, भैया एच की वैल्यू आ गई ये क्या है भैया, एसेंट फॉर्मूला। क्या हो गया भैया, एसेंट फॉर्मूला कहते हैं इसको, काफी इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा बार रखा है, तो इसलिए इसको करना। सुन लीजिए अभी जो, अब देखिए, अब हमने पढ़ा हमारे पास 3 टाइप के लिक्विड होते हैं, एक होता है लिक्विड, 3 टाइप के होते हैं, उसमें एक सॉलिड होता है ना, ठीक है। एक होता है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री, एक होता है जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, 90 डिग्री से, ठीक है। तो देखिए ये देखिए, तो कह रहा है अगर भैया ऐसी नेचर को ऐसी नेचर दोनों बराबर है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। थीटा 0 90 cos 90 क्या होता है 0। तो इस केस में लिक्विड क्या होता है, जब इस टाइप का लिक्विड आप डालते हो, इस टाइप का लिक्विड, ओए इस टाइप के लिक्विड में आप कैपिलरी ट्यूब डालते हो तो लिक्विड राइज नहीं करता,
लिक्विड वहीं पे रहता है जितने लेवल पे, मतलब मान लीजिए आपका ये कंटेनर है, इसका लेवल ये, और अगर आपने इसको डाल दिया तो ये लिक्विड राइज ही नहीं करेगा, उसी लेवल पे रहेगा, ठीक है, क्योंकि उसका एडेसिव और कोएसिव नेचर दोनों क्या है, बराबर है, ना तो ऊपर चढ़ पाएगा ना नीचे जा पाएगा, वही रहेगा। समझ गया भैया, ये हो गया, ठीक है। अगला कह रहा है भैया, अगर एडेसिव आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 से ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, कोएसिव नेचर ज्यादा होगा, और कोएसिव नेचर वाले लिक्विड क्या होता है, नीचे चले आता है, क्या होता है, उसकी हाइट नेगेटिव आती है, तो कॉस यहाँ पर थीटा क्या होगा, कॉस ग्रेटर देन 90, कॉस ग्रेटर देन, कॉस की वैल्यू ग्रेटर देन 90 पे क्या होती है, नेगेटिव होती है, क्या होती है, तो एंगल ऑफ जो हाइट होगी वो क्या होगी, नेगेटिव आएगी, मतलब क्या गया, फॉल, ठीक है भैया, लिक्विड क्या होगा, नीचे चले जाएगा। अगला आपका एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है भैया, अगर लेस देन 90 है, एक्यूट है, तो उसमें एडेसिव नेचर क्या होगा, ज्यादा, कोएसिव नेचर क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, राइज करेगा, क्या करेगा, हाइट क्या आएगी भैया, पॉजिटिव, क्या आएगी, हाइट पॉजिटिव आती है। समझ गए, हाइड्रोस्टैटिक का लास्ट टॉपिक देखिए, ठीक है, कह रहा राइज ऑफ लिक्विड इन द कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, मतलब बड़ी नहीं है, आपने देखा कि लिक्विड आपका राइज कर रहा है, कहां तक राइज हुआ, मान लो 2 सेंटीमीटर तक राइज हुआ, क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर तक का है। अगर आप 1.5 सेंटीमीटर का लोगे पाइप तो पानी बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं, समझे मेरी बात को, मैं कह रहा हूं अगर एक कैपिलरी ट्यूब ली, उसमें लिक्विड क्या हुआ, 2 सेंटीमीटर तक राइज हुआ, अगर मान लो उसी पानी में वही ट्यूब हाइट छोटी कर दो तो क्या वो ओवरफ्लो कर जाएगा, नहीं करता, तो वही यार टॉपिक का नाम है राइज ऑफ लिक्विड इन अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ इनसफिशिएंट हाइट, हाइट छोटी है उसकी, ठीक है, तो वहां से ओवरफ्लो होगा नहीं होगा, क्या होगा फिर देखते हैं, चलो भैया देखिए, हम जानते हैं भैया, यहां पर जिसे समझिए डायग्राम थोड़ा सा अजीब सा बना दिया इनने, समझिए, ये भैया आपका कैपिलरी ट्यूब, मैं थोड़ा बड़े वाइड में करा रहा हूं, ठीक है, ये आपका कैपिलरी ट्यूब, ये है उसका मेनिस्कस, लिक्विड मेनिस्कस जो कटोरा था जिसके बारे में इतनी देर से बात चल रही थी, अब ये कटोरा क्या है, कर्व है, क्या है, और हर कर्व जो होता है एक स्फीयर का पार्ट होता है, क्या होता है, सारे कर्व, जो भी कर्व, कितना भी छोटा कर्व हो, वो किसी ना किसी स्फीयर का क्या होगा, पार्ट होगा, तो ये भी स्फीयर का पार्ट है, तो इसको हमने मान लिया इसका स्फीयर जो है वो इस तरीके से, और इसके स्फीयर की रेडियस क्या है, आर है, क्या है, कैपिटल आर, जो ट्यूब की रेडियस है वो क्या है, स्मॉल आर है, क्या है, लेकिन इस जो मेनिस्कस है या जो स्फीयर है, जो जिसका छोटा सा पार्ट मेनिस्कस है, उसकी रेडियस क्या है, ये आप जो कैपिटल आर है किसकी रेडियस है, स्फीयर की, या आप नॉर्मली कह सकते हो इस मेनिस्कस की, क्योंकि मेनिस्कस की जो रेडियस होगी वही क्या होगी, स्फीयर की रेडियस होगी, या स्फीयर की जो रेडियस होगी वही क्या होगी, क्योंकि कर्व जो होता है किसी ना किसी सर्कल का पार्ट होता है, और उस कर्व की रेडियस वही होती है जिस सर्कल का वो क्या होता है, पार्ट होता है। समझ में आई बात नहीं आई, तब देखिए भैया, ये जो मेनिस्कस था वो थोड़ा सा क्या था, कर्व था, इसका मैंने पूरा सर्कल बना दिया, उसकी रेडियस क्या ले ली, आर, तो इस मेनिस्कस की रेडियस भी क्या होगी, कैपिटल आर होगी, क्या होगी, ये क्या है भैया, टेंजेंट, क्या है ये, जो किसको बताती है भैया, सरफेस टेंशन को, याद है, ये क्या कह रहा था, एंगल ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि यहां पर आप एक टेंजेंट खींचनी है आपको, एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या, लेस देन 90 है, आपको पता है भैया, कोई भी टेंजेंट जो होती है वो सर्कल के रेडियस पे क्या होती है, ये इस सर्कल की क्या है भैया, इस सर्कल की ये क्या है भैया, रेडियस है, और ये क्या है भैया, टेंजेंट है, क्या है, टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, ठीक है, डायग्राम देखना भैया, वरना भी डायरेक्ट बता दूंगा तो फिर तुम्हें दिक्कत होगी, तो अगर ये थीटा है, आपको पता है ये दोनों तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं, ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब, और ये क्या है, चुप है, सरफेस ऑफ ट्यूब, सरफेस ऑफ, ये सरफेस ऑफ ट्यूब है, और ये क्या है, रेडियस ऑफ ट्यूब है, समझ गया, तो हम देख रहे हैं भैया रेडियस ऑफ ट्यूब और सरफेस ऑफ ट्यूब क्या भी है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिए, ये अब सोचिए, ये रेडियस किसकी है भैया, मेनिस्कस की, उसके ये परपेंडिकुलर है, और ये रेडियस किसकी है, ट्यूब की, उसके ये परपेंडिकुलर, समझ गया भाई, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, कोई बताया मुझे, 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये दोनों क्या एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, और अगर ये थीटा तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है भाई, अच्छा, अगर ये 90 माइनस थीटा, आपको पता है ये दोनों भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये वाली लाइन और ये लाइन भी परपेंडिकुलर, अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, थीटा,
अब एक एंगल थीटा है, अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन के बीच का एंगल थीटा, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा। अगर एक का 90 माइनस थीटा तो दूसरा क्या होगा थीटा ही तो होगा। अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये थीटा एंगल है, ये थीटा है, तो क्या होगा, और ये अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर, अगर ये 90 माइनस थीटा तो क्या होगा, समझ गए भाई। तो भैया हमने सीधा क्या कर दिया, ये आर है, सॉरी स्मॉल आर है ना, स्मॉल आर, ये क्या है भैया कैपिटल आर, ठीक है। ये एंगल यहां पे क्या था थीटा, ये क्या है थीटा, तो ये भी क्या होगा भैया थीटा ही होगा, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में देखिए भैया, ठीक है, ये थोड़ा इसने यहाँ पे थोड़ा सही नहीं बनाया, आपको ये बनाने हैं, ठीक है, इसमें से ये डायग्राम बनाना, ये नहीं है, ठीक है, ये सरफेस टेंशन होता है, पता ना आपको, चलो ठीक है बन गया। अब देखिए यहाँ पर हम देखें तो भैया ये ट्राइंगल में ये बेस है और ये क्या है हाइपोटेन्यूस है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है भैया आपका बेस अपॉन में, ये मैं आपके ना उसमें भेज दूंगा, ठीक है, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम में नहीं भेजूंगा, व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो भैया हम जानते हैं भैया हाइट क्या होती है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन में रो जी आर, ठीक है, तो हम जानते हैं कॉस क्या होता है बेस अपॉन में, तो बेस यहां पर क्या है भैया आपका स्मॉल आर, और हाइपोटेन्यूस क्या है कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू क्या की, स्मॉल आर क्या है रेडियस ऑफ ट्यूब, कैपिटल आर क्या है रेडियस ऑफ मेनिस्कस, क्या है, तो भैया हमने क्या कर दिया यहां पर सीधा स्मॉल आर की जगह पर ये पुट कर दिया, ठीक है, स्मॉल आर की जगह पर, स्मॉल आर की जगह पर ये आर कॉस थीटा पुट कर दिया, तो आपका ये रिजल्ट आएगा, ये स्मॉल आर की यहाँ पे आर कॉस थीटा, तो कैंसिल हो गया भैया, ध्यान दीजिएगा अभी, समझ लीजिए, कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हुआ कैंसिल, तो क्या बचा, ये बचा, क्या बचा, ठीक है भैया, इस आर को इसके साथ ले आओ, तो हमारे इधर की साइड क्या होगा ये बच जाएगा। अब लिक्विड हम चेंज नहीं कर रहे, तो जब लिक्विड नहीं चेंज कर रहे तो उसका सरफेस टेंशन क्या रहेगा कांस्टेंट, उसकी डेंसिटी क्या रहेगी, और जी की वैल्यू क्या होगी कांस्टेंट, जी क्या है एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये पूरी टर्म क्या होगी, तो यानी H इंटू में R का प्रोडक्ट क्या आ गया कांस्टेंट, क्या आ गया। अब क्या समझिए इसको, क्या समझना है भैया, ये कांस्टेंट आ गया, ठीक है भैया। अब इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए लिक्विड, आपने उसी लिक्विड में एक लंबी हाइट वाली कैपिलरी ट्यूब डाली, तो उसके अंदर लिक्विड क्या करेगा ज्यादा रेस करेगा, जब लिक्विड की हाइट ज्यादा रहेगी, देखिए इसका ये रेडियस और हाइट में ये रिलेशन आ रहा है, एक देखिए ये दोनों कांस्टेंट है ना, तो एक काम करो भैया हमने क्या किया एच को इसके नीचे ला दिया, ठीक है, तो इसको ऐसे रन दिया और ये पूरी की पूरी टर्म क्या है कांस्टेंट है, इसको हटाओगे तो क्या होगा ये आएगा, यानी जिस केस में हाइट ज्यादा रहेगी उस केस में मेनिस्कस की रेडियस क्या होगी कम होगी, छोटा मेनिस्कस बनेगा, छोटा, ठीक है, लेकिन जिस केस में लिक्विड कम राइज करेगा उस केस में रेडियस ऑफ मेनिस्कस क्या होगी ज्यादा आएगी, समझ गया भैया। तो ये एच स्मॉल है तो आर क्या मेनिस्कस की रेडियस क्या होगी ज्यादा। अच्छा इसमें एक न्यूमेरिकल भी आता है क्योंकि बोल रहे एच आर कॉन्स्टेंट है, तो H1R1 एक फॉर्मूला बनेगा H2R2 के बराबर, ऐसा बोलेगा एक कैपिलरी ट्यूब को डाला गया लिक्विड के अंदर, उसकी हाइट इतनी आई है, रेडियस क्या है मेनिस्कस की इतनी है, वही उसी लिक्विड के अंदर एक छोटी हाइट डाली गई, ठीक है कैपिलरी ट्यूब की, उसकी हाइट इतनी है, तो बताओ उस मेनिस्कस की रेडियस क्या होगी। तो यहां से फॉर्मूला देखिए एच आर कॉन्स्टेंट है ना, तो एच आर कॉन्स्टेंट का मतलब H1R1 बराबर में H2R2 बराबर में H3R3 बराबर 50 U2 डालो उसी लिक्विड के अंदर अलग अलग हाइट की, तो आपको हर बार क्या होगा एच और आर का प्रोडक्ट हमेशा क्या आने वाला है सेम आने वाला है, एक बार एच बढ़ेगा तो आर छोटा हो जाएगा, एक बार आर बढ़ेगा तो एच छोटा हो जाएगा, ठीक है भैया। ये हाइड्रोस्टैटिक का पूरा पार्ट खत्म हो गया, ठीक है भैया। एक बार 2 मिनट के अंदर आप इस को देख लो सारा, बोली नहीं कोई भी, चलो भैया पढ़ो एक बार जल्दी से फटाफट। मैंने क्या बताया भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट, तो मैंने कहा भैया एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, दो टेंजेंट के बीच में बनता है, एक टेंजेंट कहां पे आती है लिक्विड की सरफेस को टच करती हुई, और एक टेंजेंट कहां आती है सॉलिड लिक्विड को टच करती हुई, उसके बीच का एंगल क्या होता है एंगल ऑफ कांटेक्ट होता है। अपने पास कई तरह के लिक्विड होते हैं तो देख लीजिए फटाफट, ठीक है।
इसे लिख लेना, वरना कल फिर मारूंगा और रोज मारूंगा। परसों कल टेस्ट है सॉलिड। हाँ मेरे स्कूल का और तुम्हारी पड़ गई ना छुट्टी स्कूल की? अरे पड़ गई है, मत जाइयो, मत जा, मत जा, मत जा। अबे भाई आज सर्कुलर है, सबकी छुट्टी हो गई है। अबे भाई तू केजरीवाल के अंडर से बाहर आता है क्या? कल टेस्ट है भाई। वो कहा है साक्षी आज? मेरी भी नहीं ठीक है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ बहन मेरे बुखार है, सोच।